नमस्कार दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2025, दिन मंगलवार, और आप देखने वाले हैं आज दिन भर की उन सभी खबरों को जो आपके लिए बेहद जरूरी और काम की होने वाली है। लेकिन ठहरिए, खबरों में आगे बढ़ने से पहले चलिए नजर डालते हैं जरा इतिहास के उस पन्ने में जहां आज का दिन कुछ खास किस्से, कुछ बड़ी यादें और कुछ अहम मोड़ लेकर आया था। तो चलिए जानते हैं क्या है 15 जुलाई की वो खास वजह जो इसे बाकी दिनों से अलग बनाती है। साल 1926 में आज ही के दिन बॉम्बे यानी अब की मुंबई में देश की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। चलिए अब रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर, जो कि उत्तर प्रदेश की एक अहम खबर मानी जा रही है। बिहार में मतदाता सूची में विदेशी नाम पाए जाने के बाद अब यूपी में भी वोटर लिस्ट की जांच तेज कर दी गई है। चुनाव आयोग ने सभी जिलों को सतर्क कर दिया है और निर्देश दिए हैं कि सूची में कोई गड़बड़ी न रहे। अधिकारियों ने बताया कि कई जगह संदेहास्पद नाम मिले हैं, जिनकी पुष्टि के लिए घर घर जाकर सत्यापन किया जाएगा। इस काम के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। फिलहाल आयोग का कहना है कि यह केवल एक एहतियाती कदम है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो। लोगों से भी अपील की गई है कि अगर किसी को अपनी सूची में कोई गलती दिखे तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। अब देखना होगा कि यह जांच कितने वक्त में पूरी होती है और कितनी सफाई से की जाती है। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर पर। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के चलते स्कूल कॉलेजों में 8 दिन की छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा कि 15 जुलाई से 22 जुलाई तक सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे। यह फैसला सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हर साल लाखों कांवड़िए यहां से गुजरते हैं, जिससे शहर की सड़कें पूरी तरह भर जाती हैं। बच्चों और अभिभावकों से अपील की गई है कि इस दौरान किसी तरह की अफवाहों से दूर रहें और प्रशासन का सहयोग करें। पुलिस और होमगार्ड के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। अब देखना होगा कि इस बार यात्रा कितनी शांतिपूर्ण ढंग से गुजरती है। तो बढ़ते हैं अब अगली अहम खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूलों के विलय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि छोटे छोटे स्कूलों को बंद करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार का पक्ष है कि कम नामांकन वाले स्कूलों को मिलाकर संसाधन बेहतर किए जा सकेंगे। इस मुद्दे पर लंबे समय से विवाद चल रहा था और अब कोर्ट के दखल से उम्मीद है कि कोई हल निकलेगा। अभिभावक और शिक्षक दोनों ही इस फैसले को लेकर बंटे हुए हैं। अब देखना होगा कि अदालत का फैसला किसके पक्ष में जाता है। चलिए अब नजर डालते हैं बिजली कर्मचारियों की नाराजगी पर। यूपी में बिजली विभाग के कर्मचारी सरकार की नीतियों के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि निजीकरण की आहट और वेतन से जुड़ी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। गोरखपुर सहित कई जिलों में कर्मचारी हाथों में बैनर लेकर विरोध करते दिखे। अधिकारियों ने कर्मचारियों से बातचीत कर मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारी अड़े हुए हैं। लोग भी परेशान हैं क्योंकि कामकाज प्रभावित हो रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगे मानती है या टकराव और बढ़ता है। और अब बढ़ते हैं एक राहत भरी खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों के खातों में सीधा पैसा भेजने का फैसला किया है। यह राशि बच्चों की यूनिफॉर्म, जूते मोजे और बैग खरीदने के लिए दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि इस योजना से करोड़ों बच्चों को फायदा होगा और अभिभावकों को दुकानों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार ने बैंकों के साथ समझौता किया है ताकि पैसा सीधे खातों में पहुंचे। अभिभावक भी इस कदम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि यह योजना कितनी पारदर्शिता से लागू होती है। चलिए अब रुक करते हैं यूपी के स्कूलों से जुड़ी एक अहम खबर पर। सरकार ने तय किया है कि अब बाल वाटिका यानी प्री प्राइमरी कक्षाओं को प्राथमिक स्कूलों में मिला दिया जाएगा। इसका मतलब है कि छोटे बच्चों की पढ़ाई अब उन्हीं स्कूलों में होगी जहां बड़ी कक्षाओं के बच्चे पढ़ते हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल होगा और बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। अभिभावक और शिक्षक इस फैसले को लेकर मिले जुले प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब देखना होगा कि यह योजना कब तक जमीन पर पूरी तरह लागू हो पाती है। अब आपको बताते हैं यूपी के बाराबंकी से आई एक बड़ी उपलब्धि की खबर। बाराबंकी देश का पहला ऐसा जिला बन गया है जहां सौर पैनल बनाने की फैक्ट्री लगाई जाएगी। यह यूनिट हजारों लोगों को रोजगार देगी और हर साल लाखों पैनल तैयार करेगी। जिला प्रशासन और निजी कंपनियों के बीच समझौता हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैक्ट्री अगले साल तक पूरी तरह चालू हो जाएगी। लोग इसे अपने इलाके के लिए बड़ी सफलता मान रहे हैं।
अब देखना होगा कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को कितनी जल्दी फायदा मिलता है। आगे बढ़ते हैं खाद की कमी से जुड़ी एक गंभीर मुद्दे की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को समय पर और पर्याप्त मात्रा में खाद मिले, इसकी पूरी निगरानी करें। उन्होंने कहा कि किसी तरह की कालाबाजारी या जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार का कहना है कि हर जिले के गोदामों में स्टॉक का रिकॉर्ड रखा जाए। अब देखना होगा कि इन निर्देशों के बाद हालात में कितना सुधार होता है। चलिए अब नजर डालते हैं बेंगलुरु के बाजारों की एक अलग ही तस्वीर पर। यहाँ कई दुकानदार अब यूपीआई से भुगतान लेने से मना कर रहे हैं और सिर्फ नकद मांग रहे हैं। वजह है जीएसटी विभाग की नोटिसें जो हाल ही में कई दुकानदारों को भेजी गई हैं। दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन पेमेंट का रिकॉर्ड ज्यादा पारदर्शी होता है और इसी कारण उन पर भारी टैक्स और पेनल्टी लगाई जा रही है। ग्राहक भी परेशान है कि हर जगह नकद लेकर जाना मुश्किल हो रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या का क्या समाधान निकालता है। अब बात करते हैं सोने चांदी की कीमतों की। दिल्ली के बाजार में चांदी ने 5,000 रुपये की छलांग लगाई और अब तक के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। सोना भी 200 रुपये महंगा होकर ऊंचाई पर पहुंचा है। सर्राफा व्यापारियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे धातुओं के दाम बढ़ने से यहां भी तेजी आई है। लोग शादी ब्याह और निवेश के लिए खरीदारी करने बाजार पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दाम और कितने बढ़ते हैं या थोड़ी राहत मिलती है। आगे बढ़ते हैं कनाडा की रथ यात्रा में हुए विवाद की तरफ। यहां भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने अंडे फेंके, जिससे श्रद्धालु नाराज हो गए। विदेश मंत्रालय ने इस घटना पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कनाडा सरकार से कार्रवाई की मांग की है। वहां मौजूद भारतीय समुदाय ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कनाडा पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में दोषियों को कब तक सजा मिलती है। अब बात संसद के मॉनसून सत्र की। इस बार सांसदों को नई तकनीकी सुविधाएं दी जा रही हैं। सदस्य अब अपनी सीट से ही उपस्थिति दर्ज कर पाएंगे और अपने क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यवाही सुन सकेंगे। इसके लिए नई डिजिटल स्क्रीन और ऑडियो सिस्टम लगाया गया है। संसद सचिवालय का कहना है कि इससे कामकाज ज्यादा पारदर्शी और आसान हो जाएगा। अब देखना होगा कि इन नई सुविधाओं से सत्र में कितना फर्क पड़ता है। चलिए अब खेल जगत की तरफ रुख करते हैं। इंग्लैंड के लॉर्ड्स टेस्ट में भारतीय टीम की हार के पीछे 5 खिलाड़ियों को बड़ी वजह माना जा रहा है। शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और 3 अन्य खिलाड़ियों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी में कमजोरियां साफ दिखीं। क्रिकेट विश्लेषकों का कहना है कि दबाव के मौके पर ये खिलाड़ी टिक नहीं पाए। अब देखना होगा कि अगली सीरीज में टीम इंडिया इन गलतियों से कैसे उभरती है। अब चर्चा करते हैं भारतीय रक्षा क्षेत्र की एक बड़ी कामयाबी की। डीआरडीओ ने अस्त्र मार्क 3 नाम की एयर टू एयर मिसाइल तैयार की है, जो चीन के J-20 स्टेल्थ जेट को भी गिरा सकती है। यह भारत की पहली ऐसी मिसाइल है जो लंबी दूरी तक दुश्मन के जहाजों को निशाना बना सकती है। इसे लेकर सेना में भी उत्साह है। अब देखना होगा कि यह मिसाइल कब तक पूरी तरह सेना में शामिल होती है। और अंत में बात रूस से मिलने वाले S-400 मिसाइल सिस्टम की। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने इस सिस्टम की डिलीवरी भारत को फिलहाल टाल दी है। कहा जा रहा है कि चीन के दबाव में आकर रूस ऐसा कर रहा है। हालांकि भारत सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भारत की रणनीति के लिए चुनौती बन सकता है। अब देखना होगा कि भारत इस स्थिति से कैसे निपटता है। एक और अहम जानकारी आपको दे दें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त से पहले कई फर्जीवाड़े सामने आए हैं। कुछ लोग किसानों के नाम पर गलत तरीके से पैसा ले रहे हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि ऐसी धोखाधड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। किसानों से अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत दें। अब देखना होगा कि इस बार कितनी सख्ती से नियम लागू हो।